अधिकांश जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटिव जितने डिपार्टमेंट है, उन अधिकांश डिपार्टमेंट में का निजीकरण किया जा रहा है। ठेकावादी प्रथा है, ठेका प्रथा प्रारंभ कर दी गई है। बिजली को देखें तो वो ठेके में जा रही है, रेलवे को देखें तो वो ठेके में जा रही है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये एक तरह से देखें तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ अग्रसर होती जा रही है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो थी, वो अर्थव्यवस्था है अब धीरे धीरे अगर यही परिस्थितियां रही तो ये पूंजीवाद की तरफ चली जाएगी और जो प्रमुख संसाधन है उन पर निजी स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। यानी कि जितने भी प्रमुख संसाधन है उन संसाधनों पर किसका, निजी लोगों का, यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का अधिकार हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी एजू इनसाइट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 के अध्याय फर्स्ट जो अपना चल रहा था उसका आगे का पार्ट इस क्लास में लेकर के आए हैं। और आज की जो क्लास जो है अध्याय नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत है, उसमें जो हमने इससे पहले का जो पार्ट पढ़े हैं उसमें दो ध्रुवों के बारे में पढ़े और जो सोवियत संघ का विघटन है उसके बारे में पढ़े, उसके कारण पढ़े, उसके परिणाम पढ़े, मिखाइल गोर्बाचेव को के बारे में कुछ अध्ययन किया हमने, यानी कि उनकी जो सुधारवादी नीतियां थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और आज हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व, जब अपने पास में दो ध्रुव थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और सोवियत संघ का हमने पढ़ा कि उसका विघटन हो गया। जब एक ध्रुव का विघटन हो गया, वो टूट गया, यानी कि एक जो पावरफुल शक्ति जो थी, एक जो पावर जो था, वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया या बिखर गया, तो अपने पास अब एक ही पावर बचता है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रकार से पूरी जो विश्व है वो एक ध्रुवीय जो पावर है उसके अंदर हो गई, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व बन गया। अब एकमात्र एक सर्वोच्च शक्ति बच गई, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक तो ये हो गया एक ध्रुवीय विश्व कौन सा है, तो एक ध्रुवीय विश्व वो है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। यानी कि आर्थिक तरीके से देखें, सैनिक तरीके से देखें, किसी भी तरीके से देखें तो वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा उन्होंने। तो एक ध्रुवीय विश्व वो हो गया। अब जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का विघटन, उसका सोवियत संघ का विघटन होता है, उस विघटन के बाद में और जो स्थिति क्या आती है कि एक थेरेपी यूज करती है, एक सिद्धांत लागू करता है शॉक थेरेपी का। और सबसे पहले तो ये पता करें कि शॉक थेरेपी है क्या। शॉक थेरेपी, शॉक का मतलब झटका देना, थेरेपी का मतलब इलाज करना, यानी कि एक झटका देकर के इलाज करने की जो पद्धति है वो शॉक थेरेपी है। और कुछ इस प्रकार की व्यवस्था तैयार कर दी गई जो इन राष्ट्रों पर लागू की गई, वो शॉक थेरेपी थी। यानी कि साम्यवाद का पतन के बाद, साम्यवाद सोवियत संघ के पतन के बाद, सोवियत संघ वो साम्यवादी नीति को अपनाता था, इसलिए साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ से अलग जितने भी राष्ट्र हुए थे, जितने भी गणराज्य थे, वो अलग हो गए थे। और गणराज्यों के लिए जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष था उसके द्वारा क्या कर दिया गया, उनके द्वारा एक निर्देशित एक मॉडल था, कौन, शॉक थेरेपी। यानी कि शॉक थेरेपी क्या है कि साम्यवाद का पतन जब हुआ तो उसके बाद जो सोवियत संघ था उससे जितने भी गणराज्य थे उसके, उन गणराज्यों के जो उससे अलग हो गए थे, उन गणराज्यों के लिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया, उनके निर्देशन में एक मॉडल तैयार किया गया था। और उस मॉडल में क्या था कि साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर परिवर्तन था। यानी कि साम्यवादी व्यवस्था जो कि सोवियत संघ की थी उसके विघटन के साथ ही चेंज हो गया, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में की ओर जो पलायन जो था वो उस मॉडल में शामिल कर लिया गया। और उस पूरे मॉडल को ही क्या नाम दे दिया गया, शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या थी कि साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए जो गणराज्य थे उनके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा एक निर्देशित एक ऐसा मॉडल था जिसमें साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर पलायन था। ये थी शॉक थेरेपी। ठीक है, अब शॉक थेरेपी थी तो उसके अंदर होता क्या क्या था, यानी कि उसके अंदर व्यवस्थाएं क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। और विशेषताओं में अगर देखें तो पहली विशेषता है कि मिल्कियत के प्रमुख रूप पर निजी स्वामित्व हो गया। मिल्कियत का मतलब मालिकाना हक, मालिकाना, यानी कि स्वामित्व जितना भी था उसका जो जितना भी प्रमुख रूप था, यानी कि जो सार्वजनिक जो स्वामित्व होता था उस पर निजी स्वामित्व स्थापित हो गया। यानी कि सार्वजनिक जो पूंजी के साधन थे, सार्वजनिक जितने भी संसाधन थे उन पर निजी स्वामित्व स्थापित हो गया। शॉक थेरेपी का एक तो यह था। दूसरा था कि राज्य संपदा जितनी भी थी उनका निजीकरण हो गया, यानी कि राज्य की जितनी भी संपदा थी
उस संपदा को निजी हाथों में दे दिया गया, अर्थात उसका निजीकरण कर दिया गया। जैसा कि वर्तमान में अपने यहां पर भी ऐसा ही चल रहा है कि हम रूस को फॉलो करते हुए और पूंजीवादियों दोनों को फॉलो करके हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, और वर्तमान को अगर देखा जाए तो पूंजीवाद की ओर अपना झुकाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अधिकांश जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटिव जितने डिपार्टमेंट है, उन अधिकांश डिपार्टमेंट में का निजीकरण किया जा रहा है। ठेकावादी प्रथा है, ठेका प्रथा प्रारंभ कर दी गई है। बिजली को देखें तो वो ठेके में जा रही है, रेलवे को देखें तो वो ठेके में जा रही है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये एक तरह से देखें तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ अग्रसर होती जा रही है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो थी, वो अर्थव्यवस्था है अब धीरे धीरे अगर यही परिस्थितियां रही तो ये पूंजीवाद की तरफ चली जाएगी, और जो प्रमुख संसाधन है उन पर निजी स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। यानी कि जितने भी प्रमुख संसाधन है, उन संसाधनों पर किसका? निजी लोगों का, यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का अधिकार हो जाएगा। तो यही यहां होता है। शॉक थेरेपी में भी ऐसा था कि राज्य की जो संपदा थी उसका निजीकरण कर दिया गया। फिर राज्य नियंत्रण के सामूहिक जो फार्म होते थे, फार्म का मतलब खेत से है, खेती का अर्थ है, उस फार्म की जगह पर निजी फार्म में बदला गया। यानी कि जितने भी जो सामूहिक फार्म थे, यानी कि जो सार्वजनिक जो खेती के जो फार्म बने हुए थे, उन फार्मों को निजी हाथों में दे दिया गया था, उनका निजीकरण कर दिया गया, निजी फॉर्म में बदल दिया गया। और अब जो कृषि जो होती थी उस पर वो क्या हो गया? पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर होने लगी। यानी कि अब वहां पर खेती है वो पूंजीवादी पद्धति से शुरू हो गई। यानी कि अब उस खेती का जितना भी पैसा आता था वो निजी हाथों में जाएगा। और उससे पहले जो साम्यवाद में क्या होता था कि पूंजी जो थी वो राज्य के अधीन होती थी, पूंजी जो थी वो सरकार के अधीन होती थी। खेती से जितनी भी पूंजी प्राप्त होती थी, सामूहिक खेतों से, सामूहिक जो फार्मों से, वो राज्य के अधीन होती थी। लेकिन अब शॉक थेरेपी के बाद में उन्होंने क्या कर लिया कि शॉक थेरेपी के तहत उन्होंने क्या कर दिया, जो सार्वजनिक या सामूहिक जो खेती है या सामूहिक जो फार्म है उनका निजीकरण कर दिया, और निजीकरण करके वो निजी हाथों में चला गया उसकी पद्धति। फिर क्या होता है कि मुक्त व्यापार को अपनाया गया। यानी कि व्यापारिक जो प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया और मुक्त कर दिया, यानी कि स्वतंत्र रूप से आप व्यापार करने के लिए रहो। और इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण भी जो व्यापार वो निजी हाथों में चला जाता है। और उसके बाद में एक दूसरे देश की जो मुद्राएं जो थी, जो करेंसी जो होती है, उसका आपसी परिवर्तनीयता आ गई उसमें। यानी कि एक दूसरे देश की जो करेंसी है उसकी अदला बदली भी प्रारंभ हो गई यहां पर। और जो पश्चिम के देश हैं, जो अमेरिका और उससे संबंधित देश हैं, उनके जो आर्थिक व्यवस्था है उससे जुड़ना, यानी कि पश्चिमी देश जो थे वो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ गए और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने लग गए। पश्चिमी देश हैं वो आपस में जुड़ गए और आर्थिक तरीके से और एक दूसरे को बढ़ावा देने लग गए। और उसके बाद में है कि पूंजीवाद के अलावा किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना। यानी कि शॉक थेरेपी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था उसको अपनाना है, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ना ही तो आप साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, ना ही आप मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, ओनली और ओनली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। तो इस प्रकार से एक शॉक थेरेपी जो थी उसकी विशेषताएं हैं और ये शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी को अगर 1 मिनट के लिए और देख लें कि साम्यवाद का जब पतन हुआ, जो सोवियत संघ का जब पतन हो गया, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, तो उसका भी पतन हो जाता है। और जब सोवियत संघ से जो अलग हुए जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के लिए विश्व बैंक द्वारा और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष उनके द्वारा निर्देशित एक मॉडल तैयार किया गया और उस मॉडल में साम्यवादी व्यवस्था तो थी, उससे पूंजीवादी व्यवस्था की ओर परिवर्तन करना था। और यही जो परिवर्तन या यही जो मॉडल है वही शॉक थेरेपी कहलाती है। और शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि झटका देकर के उपचार करना या इलाज करना। और उसकी जो प्रमुख विशेषताओं मैंने बता दिया कि जितने भी जो सामूहिक जो पूंजी थी या सामूहिक जो व्यवस्थाएं जो थी उनको निजी हाथों में दे दिया गया, यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन कर दिया गया। ये मुख्य इसकी व्यवस्था थी, यानी कि मिल्कियत यानी कि स्वामित्व जो था ना वो निजी हाथों में चला जाता है। जैसे जो सामूहिक खेत थे उन पर खेती करना जो है वो निजी हाथों में दे दिया गया। उसी प्रकार जितने भी संसाधन थे, जो राज्य की संपदा थी वो निजी हाथों में चली गई।
और उसी प्रकार से एक दूसरे देश की जो मुद्राएं हैं उनका आदान प्रदान हो गया, यानी कि परिवर्तनीयता आ गई उन दोनों में। और साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्था से जुड़ने के लिए एक जो पूर्व के जो अपने पश्चिमी देश हैं वो एक दूसरे का सहयोग करने लगे और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने लगे। और साथ ही साथ जो पूंजीवाद के अलावा कोई दूसरा अर्थव्यवस्था का विकल्प नहीं बचा। ये थी शॉक थेरेपी। पिछली स्लाइड में हमने शॉक थेरेपी क्या थी इसके बारे में पढ़ा और उसकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम इस स्लाइड पर शॉक थेरेपी के कारण क्या परिवर्तन आए, उनके क्या इफेक्ट्स आए वो पढ़ेंगे, यानी कि उनके जो परिणाम जो थे शॉक थेरेपी के बाद वो क्या पढ़े उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक परिणाम को अगर जाने तो सबसे पहली बात यह है कि शॉक थेरेपी का असर है वो जो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस पर जितना पड़ा उतना शायद अन्य राज्यों पर नहीं, अन्य देशों पर नहीं पड़ा। सबसे पहले ही हुआ कि रूस के का जो औद्योगिक ढांचा है वो गड़बड़ा गया, चरमरा गया और पूरी तरह से तहस नहस हो गई यहाँ की अर्थव्यवस्था। यानी कि रूस की जो औद्योगिक जो व्यवस्था जो थी या औद्योगिक जो ढांचा था वो गड़बड़ा गया और चरमरा गया और जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई, नष्ट हो गई। दूसरी बात अगर देखें कि सरकार द्वारा समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्थाएं जो थी ना उनको नष्ट कर दिया, यानी कि साम्यवाद के समय जो व्यवस्थाएं जो समाज कल्याण के लिए जो थी उन व्यवस्थाओं को उन्होंने एकदम से सिरे से खत्म कर दिया, एकदम से नष्ट कर दिया कि वो पुराने वाले नहीं चलेंगी। पुरानी साम्यवादी थी, अब हम पूंजीवाद में हैं, इसलिए हम पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। और जो जिससे जो मध्यम वर्ग जो था वो तो एक तरह से एक साइड में हो गया, यानी कि एक हाशिए पर आ गया, यानी कि एक ब्लैंक क्षेत्र में आ गया मध्यम वर्ग। और जो उच्च और जो निम्न वर्ग हैं उनके बीच में खाई और गहरी होती गई, यानी कि उनके अमीरी और गरीबी में जो अंतर है ना वो बढ़ता गया। क्योंकि अमीरी और गरीबी में अंतर इसलिए बढ़ गया क्योंकि सार्वजनिक पूंजी है वो निजी हाथों में चली गई, इसलिए अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब होता गया। क्योंकि गरीबों के लिए तो सरकार व्यवस्थाएं देगी, सरकार योजनाएं देगी, तब जाकर के उनका विकास होगा, सरकार जो सहयोग करेगी उनसे उनका डेवलपमेंट होगा। लेकिन अमीरों के हाथ में जब पूंजी आ गई तो अमीर और अमीर होते गए, व्यापार में, खेती में और औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य व्यवस्थाओं में, सरकार की नीतियों में, उन सब में उन पूंजीपतियों का, उन पूंजीवादियों का वर्चस्व स्थापित हो गया, जिसके कारण पूंजीवाद में और जो पूंजीपति जो थे उनमें और जो गरीब जो वर्ग था उन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, बहुत बड़ी एक खाई बन गई। और यदि देखें कि 90% जो इंडस्ट्री जो थी, 90% जो उद्योग है वो निजी हाथों और कंपनियों को कम दामों में बेच दिया गया। यानी कि यहाँ के जो 90% जो इंडस्ट्री है, उद्योग जो है, उनको कम दामों में या तो किसी निजी व्यक्ति को या निजी हाथों में या फिर किसी निजी कंपनी को कम दामों में बेच दिया गया। और जब कम दामों में बेच दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि इतिहास में सबसे बड़ी गहरी सेल इसको खा गया। यानी कि इतिहास में अगर सबसे जो बड़ी गराज जो इसको कहा जाता है, गराज सेल कहा जाता है, वो क्या थी? 90% उद्योगों को निजी हाथों में या कंपनियों को कम दामों पर बेच देना इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी गराज सेल इतिहास में किसे कहा गया है? कि सोवियत संघ के विघटन के बाद में पूंजीपति राष्ट्रों द्वारा या पूंजीपतियों के द्वारा या पूंजीवाद के जो समर्थक है उनके द्वारा जो 90% इंडस्ट्री है उनको जो निजी हाथों में या फिर कोई प्राइवेट कंपनियों को कम दामों में बेच दिया गया और इस व्यवस्था को ही सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया है हिस्ट्री के अंदर। तो जो ये 90% इंडस्ट्री है उनको जो निजी हाथों में बेच दिया गया था, तो सामूहिक या सार्वजनिक इंडस्ट्री थी उनको निजी हाथों में दे दिया गया। अगर बात करें तो वर्तमान में हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा, हमारे भारत में भी कुछ ऐसा चल रहा है। यानी कि कुछ पूंजीपति लोगों को हर तरह की इंडस्ट्री है उसमें प्रभुत्व स्थापित कर दिया जाता है उनका, या उनको मालिकाना हक दे दिया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं इसमें ऐसी हिंदुस्तान में भी आज जो निजी हाथों में चली गई हैं। वही स्थिति यहां अपने को देखने को मिली थी। और फिर कहते हैं औद्योगिक नीतियां जो थी ना उन पर बाजारी ताकतों का आधिपत्य हो गया। यानी कि बाजारी जो ताकतें जो थी है ना उनके हाथों में चली गई औद्योगिक जो पॉलिसी थी। इंडस्ट्री की जो पॉलिसी जो थी वो सारी की सारी
जो मार्केटिंग जो पावर था, बाजार की जो पावर शक्ति थी या ताकत थी, उनके हाथों में चली गई। इसलिए वो इंडस्ट्री को बाजार जो है अपने हिसाब से चलाने लग गया। और जो रूस की जो मुद्रा है रूबल, रूस की मुद्रा कौन सी, रूबल, उसमें एक तरफ से धड़ाम से गिरावट आ गई। जिस प्रकार से वर्तमान में अपने भारतीय रुपया जो गिरता जा रहा है, उसी प्रकार से शॉक थेरेपी के कारण रूसी जो मुद्रा रूबल है उसमें गिरावट आई। और जैसे ही गिरावट आई तो मुद्रास्फीति की जो दर है वो बढ़ गई। और उसके कारण क्या होता है कि लोगों के जो जमा पूंजी है वो समाप्त हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में ये स्थिति अपने को भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रुपया गिरता जा रहा है, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी और बढ़ती जा रही है। और लोगों के पास जो जमा पूंजी है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। और ये एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और जो निजी हाथों में जो पूंजी है वो एकदम से खाली हो जाएगी। और रूस में खाद्यान्न संकट बढ़ गया, घरेलू उत्पाद में कमी आ गई और जिससे खाद्यान्न संकट है वो आ गया। यानी कि रूस के अंदर जो खाद्यान्न संकट है ना वो बढ़ गया, यानी कि खाने के लाले पड़ जाते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कमी आ गई। और होता क्या है कि घरेलू उत्पाद में कमी आने के कारण घरेलू उत्पाद में कमी आ गई। अब घर में जो अपने देश के अंदर जो उत्पादन किया जाता है, अगर उसमें कमी आ जाती है तो खाद्यान्न संकट निश्चित तौर पर बढ़ता है। और जिसके कारण खाद्यान्न जो है ना, खाद्यान्न उन खाद्यान्न का आयात बढ़ जाता है, आयात बढ़ गया। यानी कि खाने के लिए जो वस्तुएं अपने को चाहिए उनका उत्पादन घरेलू स्तर पर नहीं हो रहा है तो हमें दूसरे देशों से लेकर आना पड़ेगा। वही स्थिति या रूस में उस समय हो जाती है। एक होता है माफिया वर्ग, उसने क्या किया, अधिकांश जो आर्थिक गतिविधियां थी ना उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी है ना, उन जो आर्थिक गतिविधियों पर माफियाओं का अधिकार हो गया। और ये न केवल आर्थिक गतिविधियां बल्कि राजनीतिक प्रभाव इनका इतना पड़ा कि बहुत सारे देशों ने आंतरिक संकट, बहुत सारे देश हैं उसमें आंतरिक संकट है वो उत्पन्न हो गया, यानी कि देश के अंदर ही संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। और फिर आता है कि प्रशासन व्यवस्था, और प्रशासन व्यवस्था ना उसमें भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। बहुत सारी समस्याएं क्या थी, जो कमजोर सांसद है उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति को शक्तियां ज्यादा दे दी। और राष्ट्रपति को जब शक्तियां अधिक दे दी जाती हैं तो राष्ट्रपति तानाशाह बन जाता है। राष्ट्रपति को जब अधिकांश शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं तो राष्ट्रपति के तानाशाह होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। और आम जनता की जो कल्याण की जो इच्छाएं होती है कि आम जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे, वो जो नीतियां हैं वो बननी ही बंद हो जाती हैं, अर्थात कल्याण की कोई बात नहीं रहती है। तो इस प्रकार से शॉक थेरेपी के जो प्रभाव जो पड़े ये आपके सामने स्लाइड पर एक एक करके और लाइन टू लाइन लिखा गया, इनको नोट कर लो। ये शॉक थेरेपी क्या थी, इसके कारण परिणाम, और सोवियत संघ का विघटन, उसके कारण और उसके परिणाम। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और आगे की जो क्लास आएगी इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें हम जो संकट की जो स्थितियां हैं, यानी कि संकट के जो क्षेत्र है, यानी कि फिर संघर्ष और तनाव के जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। और संघर्ष और तनाव के क्षेत्रों में भारत की क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो अगली क्लास के लिए एक बार फिर से तैयार रहना। तब तक आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।